98% रहेगा, तो दूसरा जो रहेगा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट वो कितना रहेगा 2%। तो जिस सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत ज्यादा है उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत कम होता है उसको बोलेंगे डाइल्यूट। तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उसका डाइल्यूशन कम है, जिसका डाइल्यूशन ज्यादा है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। समझा नहीं समझे? ठीक है। अब यहाँ पे था ये 98% कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, उनमें से 2 ml जो था वो कौन था? H2O। अब मैंने क्या कर दिया, इसमें 500 ml H2 वाटर को ऐड कर दिया। ये परसेंटेज वही रहेगा, चेंज होगा? पहले 100 में से ये कितना था 98, अब क्या होगा ये 502 में से कितना रहेगा 98। तो परसेंटेज बढ़ा या कम हुआ? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा कम हुआ? और कॉन्सेंट्रेशन कम होगा मतलब क्या होगा डाइल्यूशन ज्यादा। ठीक है। तो सॉल्यूशन लैब में जाओगे तो 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड और दूसरा होता है डाइल्यूट। तो डाइल्यूट का मतलब होता है उसमें पानी ज्यादा है और सॉल्यूशन कम है, और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है पानी कम है और सॉल्यूशन ज्यादा है। ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूशन बोथ आर अपोजिट, कॉन्सेंट्रेशन कम है इसका मतलब डाइल्यूशन ज्यादा होता है। तो इसमें आपको यह देखना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का और कॉन्सेंट्रेशन का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं H8, जिसको हमने एसिड माना। ये एसिड क्या करेगा H+ देगा, और जैसे वो H+ देगा इक्विलिब्रियम रिएक्शन, तो दिस विल बी H+ एंड दिस विल बी A-। ऐसा नहीं कि एसिड ही लेना है और बेस भी ले सकते हो। सही है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, हमें अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से जा रहे हैं। इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C है, दिस विल बी 0 and 0। If इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज अल्फा। ठीक है। तो ये क्या होगा C-C अल्फा। अब ये 1 मोल है, ये भी 1 और ये भी 1, तो रेशियो क्या है 1:1:1। ये कितने से कम हुआ? ये कितने से बढ़ेगा? ये कितने से बढ़ेगा? What is C? Concentration of reactant, initial concentration of reactant. What is alpha? अब इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ K का वैल्यू। फॉर्मूला क्या है? Kc फाइंड करते हैं, कोई बात नहीं। Equilibrium constant in terms of concentration. फॉर्मूला क्या है? Concentration of product upon concentration of reactant. So this will be concentration of X plus concentration of A minus upon concentration of HA। सही है। इनका इक्विलिब्रियम का वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्या है? Kc equals to C alpha upon C minus C alpha। ओके, यहाँ पे देखो ना वैल्यू। आगे क्या आएगा? C square alpha square upon C 1 minus alpha। C और C स्क्वायर कट हो गया तो क्या बनेगा? Kc equals to C alpha square upon 1 minus alpha, but alpha is very less than 1, therefore Kc कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, क्या बनेगा? C alpha square। हमको रिलेशन ढूंढना था कॉन्सेंट्रेशन का और अल्फा का। एक्स्ट्रा कौन है? Kc। अल्फा को इधर रख के C को दूसरा साइड लेके आते हैं, क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू Kc अपॉन C। Kc कौन है? उसको निकाल देते, क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ C। सही है। तो जितना C ज्यादा है मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, और जितना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा उतना अल्फा का वैल्यू कम रहेगा। सही है। अब कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, इसका मतलब
अल्फा का वैल्यू और कॉन्सेंट्रेशन कम है मतलब सॉल्यूशन कैसा रहेगा, डाइल्यूट। और जब सॉल्यूशन डाइल्यूट रहेगा तो अल्फा जो रहेगा वो कैसा रहेगा, ज्यादा। सही है। तो कॉन्सेंट्रेशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, इसका लिमिटेशन है दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसके लिए एप्लीकेबल रहेगा, वीक के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो ये जो रिलेशन है किसके बीच का है, अल्फा एंड कॉन्सेंट्रेशन या तो अल्फा एंड डाइल्यूशन। और ये रिलेशन बताने का जो काम करता है उसको बोलते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। And this law tells about the relation between alpha and concentration. ठीक है, देख लो एक बार। लिमिटेशन क्या है, वीक के लिए एप्लीकेबल रहेगा, स्ट्रॉन्ग के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। राइट डाउन फैक्टर नंबर 4। टाइम देख के सॉल्व करना है, 2 मिनट का टाइम है लिखना है। रोल नंबर 7 कौन है, बोलेगा 26 2 10 10 1 फटाफट। हो गया? चलो क्वेश्चन लिखो है।
write short note on acid and base. Write short note on acid and base. ठीक है, तो एसिड और बेस के बारे में लिखना है। 2 मिनट का टाइम आपके पास है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। टेक्स्ट बुक क्लोज होनी चाहिए। Last 1 minute. चलो stop writing. Last one. बोलिए। राइटिंग क्लोज कर दो। मतलब राइटिंग स्टॉप कर दो, कॉपी क्लोज कर दो। बोलिए, फिर भी बोलिए। एसिड क्या है बोलिए। एग्जाम्पल मतलब कोई बड़ी बात नहीं होती, एसिड के बारे में लिखने के लिए बोला था। एग्जाम्पल तो ऐसे मिल जाते आजू बाजू में।
नया बंद होगा तो बोलो। acid are equal to the proton or base are considered as the proton acid. और लिटमस पेपर टेस्ट अगर pH का पता करेंगे तो उसका कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है वो पता चलेगा। और बता पड़ा हाँ पड़ा अभी तो बता रहे acid pH will be less than 7, pH will be greater than 7 और sour test, bitter test, HCl यहाँ पे आता है, NaOH यहाँ पे आता है और ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेंगे, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे, H प्लस आयन देता है, OH माइनस आयन देता है और करोजन वाला हमने और ठीक है। इस चैप्टर में भी एसिड बेस आता है। खत्म। कुछ पढ़े थे 10th में? इतने पढ़े थे? अरे 10th में इतने पढ़े तो और कुछ पढ़े थे एसिड बेस के बारे में? हाँ पढ़े थे? ठीक है चलो। नॉर्मली हम एसिड और बेस थ्योरी के हिसाब से पढ़ते हैं। 4 अलग अलग थ्योरीज है, चारों के हिसाब से एसिड का डेफिनेशन कुछ और है और बेस का डेफिनेशन कुछ और है, लेकिन एक भी थ्योरी ऐसी नहीं है जो कंप्लीटली करेक्ट है और इसीलिए हम चारों के चारों थ्योरी के हिसाब से चलते हैं। उनमें से पहला जो थ्योरी आता है उसको हम बोलते हैं अरेनियस थ्योरी। अब इसको बोलते हैं अरेनियस कंसेप्ट। ठीक है, तो अरेनियस ने अपने हिसाब से एसिड का डेफिनेशन बनाया था और फिर उससे प्रूव भी किया था कि हमने जो बोला है वो किस प्रकार से सही है। जैसे बात करते हैं एसिड की, तो एसिड पीएच विल बी, तो जिस कंपाउंड का पीएच लेस देन 7 है उसको ये एसिड बोलेगा, तो वो एसिड का डेफिनेशन बताएगा और वो अपने एसिड के डेफिनेशन को बाद में जस्टिफाई भी करेगा कि हमने जो डेफिनेशन लिखा है वो किस प्रकार से सही है। पहला, इनके हिसाब से आता है द सब्सटेंस which give H plus ion in aqueous solution is called as acid। और उन्होंने बोला है the substance which give OH minus ion in aqueous solution is called as base। और एक और बात उन्होंने बोली थी, जब हम किसी एसिड का रिएक्शन जब किसी बेस के साथ करते हैं तो ये यहाँ पे हमको सॉल्ट और पानी देता है। ठीक है, फिर उन्होंने अपने कंसेप्ट को बताने के लिए कुछ बातें रखी। उन्होंने बोला था कि जो HCl है ये एसिड है, HCl इज एसिड और इसका pH जो है वो 7 से कम है, तो pH के हिसाब से कंसेप्ट सही है। फिर इनको पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो इन्होंने पहले बोला था कि जिस सब्सटेंस के पास एसिडिक हाइड्रोजन है वो H प्लस आयन देगा और जो एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा H प्लस आयन देगा, तो वो क्या कहलाएगा? एसिड। इन्होंने बोला था HCl का जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो H और Cl कौन-कौन प्रेजेंट है? H और Cl। H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है और Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है और Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? ऑक्सीजन का 2.5, कार्बन का 2.5
हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5 और क्लोरीन का 3.5। हाइड्रोजन और क्लोरीन पक्का पढ़ना है नहीं पढ़ना है फोन करना है घर में। हाइड्रोजन का 0.9, ओके क्लोरीन का 2.1, क्लोरीन का 2.1, हाइड्रोजन का 0.9, सोडियम का कितना? नींद आएगी? हाइड्रोजन, क्लोरीन, नंबर को पता चलेगा। हाइड्रोजन का 2.1 और क्लोरीन का 3.0। ओके दैट्स दैट वन। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज 2.1 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करेंगे तो वो 3.0। सही है। अब दोनों में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? तो क्लोरीन विल पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे टाइम पे क्लोरीन के ऊपर चार्ज रहेगा पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर चार्ज रहेगा पार्शियल पॉजिटिव। तो इनिशियली ऐसा कहा जाता था कि जो हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ प्रेजेंट है उस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और जिस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा उस हाइड्रोजन को बोलेंगे एसिडिक हाइड्रोजन। और जिस कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है उस कंपाउंड को कहता था एसिड। क्या कहते थे? एसिड। इसके हिसाब से देखा जाएगा तो HCl जो रहेगा वो एसिड होना चाहिए, बेस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है? एसिडिक हाइड्रोजन। तो जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा वो किसका काम करेगा? एसिड का। ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो ये बॉन्ड तोड़ेगा। अब दोनों के बीच में कितने बॉन्ड है? दोनों के बीच में बॉन्ड कितने हैं? वन लाइन का मतलब 1 बॉन्ड, 2 लाइन का मतलब 2 बॉन्ड। अब यहाँ पे जो बॉन्ड है बॉन्ड तोड़ने के टाइम पे बॉन्ड किसकी तरफ जाएगा? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसके साइड में या जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसके साइड में? अरे दोनों में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? तो क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फुल करेगा। किसका? तो कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? बॉन्ड कितना है? तो एक बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा हाइड्रोजन। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा? H+। वही इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? तो Cl क्या बनेगा? Cl-। तो यहाँ पे हमको मिलेगा H+ और यहाँ पे हमको मिलेगा Cl-। तो HCl ने क्या डोनेट किया? H+ और इन्होंने बोला था कि जो सब्सटेंस H+ डोनेट करेगा उसको क्या बोलेंगे? और इसके हिसाब से HCl किसका काम करेगा? किसका काम करेगा? एसिड का। उन्होंने दूसरा एग्जांपल दिया था H2SO4 का जिसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। इस सल्फ्यूरिक एसिड को स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। क्या आएगा? H attached to O attached to H double bond O double bond O attached to OH। ये हमने पूरे बॉन्ड तोड़ दिए तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? पूरे बॉन्ड तोड़ दिए, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ये टूटेगा तो +1, ये टूटेगा तो +2, ये टूटेगा तो +4, ये टूटेगा तो +3। मतलब इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? इस स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे काउंट करो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? एक हाइड्रोजन का +1, 2 हाइड्रोजन का +2, एक ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन और -8, -8 + 2
-6 राइट साइड जाएगा। ओके, स्ट्रक्चर सही है। अब इसमें जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन किसको अटैच्ड है? ऑक्सीजन को। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स का टेंडेंसी होता है, जैसे हर बिजनेसमैन का टेंडेंसी होता है कि कैसा वो बिजनेस बढ़ा है। ऐसा नहीं कि एक बार पैसा मिल गया ज्यादा हो गया तो स्टॉप करेंगे, ऐसा नहीं है, उसको पैसा चाहिए। ऐसा ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव की बारी आती है। वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है और उनको और इलेक्ट्रॉन रिच बनना है, तो वो क्या करेंगे? दूसरों का इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे। क्या करेंगे? दूसरे का इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे। इन दोनों में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा था? दूसरे ये नहीं बोला कि आई एम इलेक्ट्रॉन रिच, मुझे तो जरूरत ही नहीं है, फिर भी वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है। गरीब आदमी के ऊपर ऐसा कर रहा है, सही है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स का टेंडेंसी होता है कि वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को हमेशा पुल करते हैं। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, ऑक्सीजन का 3.5 और सल्फर का 3.0, नहीं 2.5। ओके, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा। उसके पास दो ऑप्शन है, किसका किसका इलेक्ट्रॉन पुल कर सकता है? या तो सल्फर का या तो हाइड्रोजन का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा कि नहीं करेगा? जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है वो खुद इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। ओके, इसको मैं यहां फिर से लिखता हूं, ऑक्सीजन ऐसे, ठीक है। दिस इज 2.1, दिस इज 3.5 एंड दिस इज 2.5। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या करेगा? उसको पता लगेगा उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसके पास ऑप्शन कितने हैं? कहां से पुल करें? या तो हाइड्रोजन से या तो सल्फर से। हाइड्रोजन और सल्फर किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? तो कौन इलेक्ट्रॉन इजीली देगा? कौन इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं देगा? कौन इलेक्ट्रॉन इजीली देगा? और जब हाइड्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन देगा तो बॉन्ड किसके बीच का ब्रेक होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का या ऑक्सीजन और सल्फर के बीच का? और जैसे इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये बनेगा माइनस और ये बनेगा प्लस। इससे क्या डोनेट किया? मतलब काम किसका करेगा? एसिड का। और अरेंजेस ने वही बोला था, एसिड का मतलब द सब्सटेंस विच यू H+ ion in aqueous solution, that is called as acid। अब बात आती है NaOH की। NaOH क्या है? एसिड या बेस? ये आपको पता है, कंसेप्ट के हिसाब से देखते हैं। NaOH, ठीक है। 20 सेकंड दिया सोचने के लिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन Na और ऑक्सीजन H के बीच में बॉन्ड है। Which bond will break easily? 20 सेकंड। ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड इजीली टूटेगा और क्यों टूटेगा? ठीक है, कितने लोगों को आंसर मिल गया? हाँ? और कौन सा हाथ ऊपर करके रखो। That's good, बैठो। सही है। किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? किसका ज्यादा है?
तो इसको कंसीडर करना नहीं है क्योंकि वो तो तोड़ने वाला है। इसके दो पास दो ऑप्शन, या तो हाइड्रोजन के साथ का बॉन्ड तोड़, या तो Na के बीच का। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Na और H किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? हाँ, तो किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? तो कौन अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करेगा? कौन अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा? तो बॉन्ड टूटेगा कौन सा? क्या डोनेट किया? क्या मिला? सही है। और इसीलिए NaOH को बेस कहा जाता है बिकॉज इट गिव OH माइनस आयन। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है तो फिर यहाँ पे भी प्रॉब्लम अराइज होना चाहिए। H2SO4 क्या है? H2SO4 एसिड है बेस है? क्यों? H+N देता है, 10th में पढ़ा था। तो क्या कभी मन में ये क्वेश्चन नहीं आया यही बॉन्ड क्यों टूटता है, ये क्यों नहीं टूटा? बोल दिया तो हमने मान लिया ये है तो है। अभी पता है रीजन तो ठीक है ना, पहले की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं तो अभी बता दिया मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। ये क्यों नहीं टूटा? मतलब ये वाला ये टूटता तो ये OH माइनस आयन देता ना। अरे ये बॉन्ड टूटता ऑक्सीजन और सल्फर के बीच का तो क्या डोनेट करना? और जो OH माइनस आयन डोनेट करेगा वो किसका काम करेगा? ये बेस भी तो हो सकता है ना। तो हमने कैसे माना कि OH बॉन्ड ही टूटेगा और H क्यों नहीं टूटेगा? क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आंसर कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन का कम है और सल्फर का ज्यादा है और इसीलिए हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटेगा, सल्फर वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा। आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो ना सर NaOH में से ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या होगा? ये H+N देगा। तो NaOH तो एसिड होना चाहिए ना हमारे हिसाब से, लेकिन रूल के हिसाब से क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से जाते हैं तो OH का बॉन्ड एक टूटना चाहिए, N और O के बीच का बॉन्ड टूटना चाहिए। और इफ ऐसा होता है तो ये क्या देगा? OH माइनस क्या नहीं देगा? और इसीलिए NaOH को बेस कहते हैं अकॉर्डिंग टू अरेनियस। तो अरेनियस ने बोला था एसिड का मतलब वो सब्सटेंस जो H+N देगा और बेस का मतलब वो सब्सटेंस जो OH माइनस आयन देगा। तो समझा? ये क्वेश्चन तो मैं पहले पूछ सकता था, गलती किया मैंने, पहले पूछ लेना चाहिए था कि एसिड की बेस क्यों नहीं। OH भी तो दे सकता था ना, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से वो पॉसिबल नहीं है। ओके, अब ये तो हुई एसिड और बेस की बात कि एसिड क्या होगा और बेस क्या होगा। उन्होंने एक बात ये भी लिखा है एसिड प्लस बेस क्यू सॉल्ट एंड वाटर। तो NaOH प्लस HCl क्या देगा? NaCl प्लस H2O। ये सॉल्ट है। सॉल्ट में नेगेटिव पार्ट कहां से मिला? इस सॉल्ट का नेगेटिव पार्ट या पॉजिटिव पार्ट? तो सॉल्ट का नेगेटिव पार्ट कहां से मिला? और सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट कहां से मिला? मतलब ये जो सॉल्ट है उसमें एक नेगेटिव पार्ट है, दूसरा पॉजिटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट हमेशा बेस में से आएगा और नेगेटिव पार्ट हमेशा एसिड में से जाएगा। ठीक है, अब HClO4 एसिड या बेस? 30 सेकेंड। कितने लोग? ओके, इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स
ना? क्यों? एक ऑक्सीजन रह गया। अब ठीक है, इसमें आप क्लोरीन का सभी बॉन्ड तोड़ते हो तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +7। हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -8, -8 +1 -7, राइट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे भी +7, यहाँ पे भी +7, मतलब जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया वो सही है। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, ऑक्सीजन का 3.5, क्लोरीन का 3.0। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ओवर H के बीच का या ओवर Cl के बीच का? और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या देगा? और जब ये H+ देगा तो क्या कहेंगे? एसिड या बेस? सिंपल सी बात है। तो ये किसका काम करेगा? एसिड का काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जनरल एसिड लिखता हूँ मैं, HCl लेता हूँ। ये जब डिसोसिएट होगा तो क्या देगा? H+ और Cl-। इफ हम यहाँ पे K का फॉर्मूला यूज करते हैं तो क्या होगा? concentration of product upon concentration of reactant। कौन है concentration of product? concentration of H+, concentration of Cl-, concentration of HCl। पहला पॉइंट, if concentration of H+ आयन बढ़ता है तो K का वैल्यू, concentration of H+ आयन बढ़ता है तो K का वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। ये K एसिड के लिए फाइन किया, बेस के लिए? तो इसके लिए बोलेंगे Ka, A स्टैंड फॉर एसिड। जब H+ आयन बढ़ेगा तो Ka का वैल्यू बढ़ेगा, और जब Ka का वैल्यू बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। दूसरा, if concentration of HCl बढ़ता है तो क्या होगा? Ka का वैल्यू कम होगा और इसका एसिडिक नेचर जो रहेगा वो क्या होगा? कम होगा। दो अलग अलग एसिड है, एक एसिड ज्यादा H+ आयन दे रहा है, दूसरा एसिड कम H+ आयन दे रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है जो इजीली H+ आयन देगा, और वीक एसिड का मतलब होता है जो इजीली H+ आयन नहीं देगा। तो जो इजीली H+ आयन देगा उसके पास नंबर ऑफ H+ आयन ज्यादा रहेंगे, कम रहेंगे? ना? अरे देखो, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट हमको ज्यादा H+ आयन दे रहा है, इसका मतलब इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, वीक एसिड। और इफ ये एसिड हमको कम H+ आयन दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? तो जितना H+ आयन ज्यादा देगा उतना Ka का वैल्यू, और जितना Ka का वैल्यू ज्यादा रहेगा उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए Ka का वैल्यू हमेशा ज्यादा होता है, और जो वीक एसिड होते हैं उनके लिए Ka का वैल्यू हमेशा कम होता है। ठीक है, ऐसी बात मैं यहाँ पे बेस के लिए करता हूँ। यहाँ पे मैंने बेस यूज किया NaOH ऑन डिसोसिएशन कन्वर्टेड इनटू Na+ एंड OH-। यहाँ पे मैं लिखूंगा K इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na+, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH। एसिड के लिए, बेस के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? Kb। नंबर 1, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- ज्यादा होता है तो क्या होगा? Kb का वैल्यू बढ़ेगा, और Kb का वैल्यू बढ़ेगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी, बेसिक नेचर बढ़ेगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा। दूसरा, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH बढ़ता है तो क्या होगा? Kb का वैल्यू कम होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब होता है जिसमें Kb का वैल्यू ज्यादा होगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब वीक बेस का मतलब होता है Kb का वैल्यू कम होगा। तो जो इजीली डिसोसिएट होगा वो हमको H+ आयन भी इजीली देगा, और जो H+ आयन इजीली देगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, जो नहीं देगा वो वीक। जैसे हमने इसमें देखा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में, क्या बोला था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जिसका अल्फा का वैल्यू ज्यादा होगा, अल्फा का वैल्यू ज्यादा रहेगा मतलब वो डिसोसिएट ज्यादा होगा, और जब डिसोसिएट ज्यादा होगा तो क्या ज्यादा मिलेगा? और H+ आयन ज्यादा मिलेगा मतलब Ka का वैल्यू ज्यादा होगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड। जिसका अल्फा का वैल्यू कम है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, अल्फा का वैल्यू कम रहेगा मतलब सिंपल सी बात है वो ज्यादा डिसोसिएट नहीं होगा, और ज्यादा डिसोसिएट नहीं होगा तो
H प्लस एन कम मिलेगा, H प्लस एन कम मिलेगा तो Ke का वैल्यू कम होगा, Ke का वैल्यू कम रहेगा, इसका मतलब उसका एसिडिक कैरेक्टर कम रहेगा। हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। पहला क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन है? याद कर लो, 20 सेकंड आपके पास है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन है? टाइम ऑफ। HCl, H2SO4, HNO3। ओके, और कितने हैं? 5 है, 2 बाकी हैं। कितने स्ट्रॉन्ग एसिड? 4। K2SO4, K2SO4 तुम्हारा हाइड्रोजन है, K2 ही बोला ना, तो हाइड्रोजन नहीं है। और कौन से? HCl, HNO3, H2SO4। आपके मन में कोई ऐसा फिगर है कि इतने हैं, या बस जो पता याद आ रहे हैं वो बोलते जा रहे हैं, या आपको पता है इतने हैं? तीन ही याद है। कितने? तीन ही आते हैं, मतलब आपको 3 आते हैं, 3 ही है? 3 ही है, 3 ही है, बाकी सब वीक है। ओके, चलो कौन से बोलते हैं? HCl, HNO3, H2SO4। ओके, बैठो। टोटल स्ट्रॉन्ग एसिड 6 है। कितने? 6। और वीक एसिड बहुत सारे हैं। किसके बारे में लिखते थे? तो उसको याद रखो, तो बाकी सब ऐसा है। स्ट्रॉन्ग एसिड HClO4 पर क्लोरिक एसिड। क्या? पर क्लोरिक एसिड। क्या बोला मैंने? पर क्लोरिक एसिड, इसका नाम है। नाम? नाइट्रिक, नाइट्रस, नाइट्रिक। ओके, सल्फ्यूरिक, जब हाइड्रोक्लोरिक तो हाइड्रोब्रोमिक होगा ना। अरे इसका नाम लेने में भी शर्माते हो आप लोग। अरे जब इसका नाम आपको पता है, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रो, कंफ्यूज नहीं करता बोलने में। ऐसा है, मतलब एनर्जी बचा के घर जाके भी स्टोर करते हो, बाद में उसको पैसे में कन्वर्ट करोगे। है ऐसे कोई मशीन? मुझे बोल दो, मैं भी ऐसे करूँगा। तो दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड। बाकी बचे हुए सभी के सभी वीक एसिड। इनको याद रखो, बाकी सभी वीक एसिड। समझा? अब स्ट्रॉन्ग बेस। एच ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? कौन से? हाँ,
एक्सेट्रा। मजा आ गया, ऐसे आंसर मजा आ जाता है। ग्रुप कितने हैं, कौन से ओके। चलो अल्कली अल्कलाइन का मतलब पता है, वो दोनों बेस है, इसके बताएं कब मुझे लगा मिक्स करने बताएं। ठीक है, अच्छी बात है। कौन कौन है ग्रुप 1 में? ओके, 2 में कब लर्न कब के अभी मिक्स करके बोला था बस तो सही है, गुड, चलो सही है, बैठ और एक्सेट्रा बैठो। ठीक है, तो मैं एक ब्लॉक की बात करता हूँ पहले। ठीक है, कौन कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मैग्नीशियम। ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, बेरियम, रेडियम। सही है, दोनों ग्रुप में एक एक एलिमेंट ऐसा है जो रेडियो एक्टिव है, सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो जो सेहत के लिए हानिकारक है उनको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। कौन सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि उनके बारे में कुछ नहीं पढ़ते सिवाय हाफ लाइफ टाइम, आधा जीवन काल, हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, बाकी कुछ नहीं पढ़ते और इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब बाकी के बारे में पढ़ना है। ये सभी के सभी स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन हर ग्रुप का पहला एलिमेंट बाकी लोगों से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, जिसको हम बोलते हैं एनामोलस बिहेवियर। इनमें से सबसे छोटा कौन है? और सबसे छोटा जो होता है वो लाडला होता है, इसलिए वो ऐसा होता है, बाकी लोगों से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। सबसे लाडला कौन है? पहले ग्रुप में से और दूसरे ग्रुप में से, और इसीलिए ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होते, ये वीक होते हैं। बाकी सभी ये दोनों वीक। और हर ग्रुप का पहला एलिमेंट नेक्स्ट वाले ग्रुप के दूसरे एलिमेंट के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, जिसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ये क्या पढ़ा था? अभी मिक्सर में पढ़ा था। ओके गुड, सही है। मेरे इसको आंसर नहीं देते हो, पूछते हैं नहीं आया तो कुछ नहीं करते, जान लेते हैं तो बोलता हूँ लिखने के लिए दिया करो, ज्यादा पढ़ के आएंगे। ठीक है, तो हर ग्रुप का पहला एलिमेंट नेक्स्ट वाले ग्रुप के दूसरे एलिमेंट के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, और इस पिक्चर को बोलते हैं हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप। इसके हिसाब से लिथियम जब वीक बेस है तो मैग्नीशियम भी वीक बेस होना चाहिए। तो लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम ये वीक बेस का काम करते हैं। इन दोनों के बारे में कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि वो सेहत के लिए हानिकारक है। बच्चे ये लोग ये सभी के सभी किसका काम करेंगे? और इनके अलावा जितने भी बेस बचते हैं, चाहे वो एस ब्लॉक का रहे, पी ब्लॉक का रहे या किसी भी ब्लॉक का रहे, वो भी किसका काम करेंगे? वीक बेस का। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन से? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। ये कितने हो गए? 3। और ये कितने हो गए? 7। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है 6 और स्ट्रॉन्ग बेस है 7। किसने पूछा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कैसे पता लगाओगे? स्ट्रक्चर देख के पता नहीं लगाएंगे। किसका वैल्यू फाइंड करेंगे? Ka का और Kb का। जिसका Ka का वैल्यू ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसका Ka का वैल्यू कम है वो वीक एसिड, जिसका Kb का वैल्यू ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग बेस, और जिसका Kb का वैल्यू कम है वो वीक बेस। समझा? राइट।